Welcome to the class of Supply Chain Management. The new topic that we are going to start is warehousing, and the subtopic under this is Introduction, Need, and Functions of Warehousing. So first of all, we have to understand the meaning of a warehouse. Warehouse किसे कहते हैं आप? Warehouse एक commercial building है, एक व्यावसायिक इमारत है। यह एक व्यावसायिक इमारत है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए जिस बिल्डिंग को आप यूज करते हैं वो बिल्डिंग है ये फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, जहां पे आप गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। सो वेयरहाउस एक कमर्शियल बिल्डिंग है जहां पर आप गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। वेयरहाउसेस कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड होलसेलर्स। मैन्युफैक्चरर्स कौन है? जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स के निर्माता हैं जो, दे आर मैन्युफैक्चरर्स। सो गुड्स के निर्माता जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं वेयर हाउसेस को। निर्माता। इंपोर्टर्स, आयातक। आयातक कौन है? जो गुड्स को इंडिया में मंगवाते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर की कंट्री से जो इंडिया में गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, दे आर इंपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स, निर्यातक, जो गुड्स को इंडिया से बाहर भेजते हैं, आउटसाइड इंडिया। एंड होलसेलर्स, होलसेलर्स कौन है? जो थोक के विक्रेता हैं, थोक विक्रेता। इन सब लोगों को जरूरत पड़ती है वेयर हाउसेस की। क्यों वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है? अब जो निर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए भी वेयर हाउस चाहिए, और रॉ मटेरियल से जब वो फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं तो फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करने के लिए भी उनको वेयर हाउसेस चाहिए। इंपोर्टर्स, इंपोर्टर्स को क्यों चाहिए? क्योंकि जब ये गुड्स को बाहर वाली कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उन गुड्स को स्टोर करने के लिए उनको कोई प्लेस चाहिए, जगह चाहिए। सो यहाँ पर वेयर हाउसेस काम आते हैं। एक्सपोर्टर्स, निर्यातक, आपको इंडिया से गुड्स बाहर भेजने हैं। सो जब तक आप उनको बाहर नहीं भेज देते तब तक आप उन गुड्स को कहीं तो स्टोर करके रखेंगे। वेयर हाउसेज यूज आते हैं यहाँ पर। एंड देन होलसेलर्स, थोक विक्रेता, जो कि बल्क में गुड्स को सेल करते हैं टू द रिटेलर्स। उन थोक विक्रेताओं को भी अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। सो इन सब लोगों को जरूरत पड़ती है वेयर हाउसेज की। नाउ व्हाट इज वेयर हाउसिंग? तो वेयर हाउसिंग किसे कहते हैं? जब आप गुड्स को लार्ज स्केल में स्टोर करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, उसे कहते हैं वेयर हाउसिंग। एक सिस्टमैटिक तरीके से, जब आप एक व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित जब आप एक व्यवस्थित तरीके से अपने गुड्स को लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल का मतलब क्या है? बड़ी मात्रा में। जब आप लार्ज स्केल पर अपने गुड्स को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करते हैं, किसी जगह पर रखते हैं, उसे आप वेयर हाउसिंग कहते हैं। ठीक है जी। सो वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहां पर आप गुड्स को स्टोर करते हैं। तो जहां पर आप गुड्स को स्टोर करेंगे उसे आप वेयर हाउस कहते हैं, और ऐसे कार्य को आप वेयर हाउसिंग कहते हैं। गुड्स को स्टोर करने का जो कार्य है, एक व्यवस्थित तरीके से जब आप गुड्स को स्टोर करते हैं, उसे आप वेयर हाउसिंग कहते हैं। और वेयर हाउस कीपर कौन होता है? जो उस वेयर हाउस का पर्सन इंचार्ज होता है। ठीक है जी। पर्सन इंचार्ज कौन होता है? जिसके हाथ में जो वेयर हाउस का कंट्रोल होता है, जो वेयर हाउस की देखरेख करता है, वेयर हाउस में जो गुड्स हैं उनकी अकाउंटिंग करता है, उनकी रिकॉर्डिंग करता है, और वेयर हाउस का चार्ज जिसके पास होता है उसे आप वेयर हाउस कीपर कहते हैं। सो दिस इज वेयर हाउसिंग। और क्या है वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग मीन्स
होल्डिंग और प्रिजर्विंग द गुड्स। होल्डिंग, गुड्स को होल्ड करना, गुड्स को अपने पास रखना, पकड़ना। और प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स, संरक्षण करना, गुड्स का संरक्षण करना, गुड्स को होल्ड करना, गुड्स को प्रिजर्व करना इन ह्यूज क्वांटिटीज, भारी मात्रा में, भारी मात्रा में गुड्स को होल्ड करना या फिर प्रिजर्व करना फ्रॉम टाइम ऑफ देयर परचेज और प्रोडक्शन टिल देयर एक्चुअल यूज और सेल। आप गुड्स को होल्ड कर रहे हैं एक वेयरहाउस में, एक जगह पर, और वो क्यों कर रहे हैं? ताकि जब तक आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर लेते या फिर उनको आप सेल नहीं कर लेते, तब तक आप अपने गुड्स को कहीं पर रख सके। ठीक है जी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर परचेज, आपने गुड्स को परचेज कर लिया, परचेज से लेकर जब तक आप उन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर लेते, अगर रॉ मटेरियल्स हैं, मान लीजिए आपने परचेज करे हैं रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स को आपने परचेज किया है, जब तक आप उसको प्रोडक्शन में यूज नहीं कर लेते, या फिर अगर आपने फिनिश्ड गुड्स परचेज करे हैं, तो जब तक आप उन फिनिश्ड गुड्स को सेल नहीं कर देते, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो टाइम है, इन दोनों के बीच में जो टाइम है, इसमें आप गुड्स को जहां पर रखते हैं उसे आप वेयरहाउस कहते हैं, और ऐसे फंक्शन को, ऐसी एक्टिविटी को आप वेयरहाउसिंग कहते हैं कि गुड्स को परचेज करने से लेकर जब तक गुड्स प्रोड्यूस या फिर सेल नहीं हो जाती, उस पीरियड के बीच में जो पीरियड है जब आप गुड्स को किसी जगह पर होल्ड करते हैं या प्रिजर्व करके रखते हैं भारी मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटीज में, तो उसे आप वेयरहाउसिंग कहते हैं। It bridges the gap between production and consumption of goods. प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में ये गैप को फिलअप करता है। ब्रिजेस मतलब भरना। जो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच का, देखिए आपने गुड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया, जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और जब आप गुड्स को सेल करते हैं टू द कंज्यूमर, इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो गैप है, जो जगह है, उसको भरता है। कौन भरता है? वेयरहाउसिंग इसको फिलअप करता है, क्योंकि यहाँ पर इस पीरियड में ये जो गुड्स हैं ये अपने पास होल्ड करके रखता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एड टू ट्रेड, व्यापार में सहायक है। व्हाट इज एन एड टू ट्रेड? ऐसी हर चीज जो कि व्यापार में सहायक होती है, जो कि ट्रेड में हेल्प करती है, बिजनेस में हेल्प करती है, उसे आप एड टू ट्रेड कहते हैं। सो बहुत सारे एड्स टू ट्रेड होते हैं, और बहुत सारे एड्स टू ट्रेड में से जो हमारा एक एड टू ट्रेड है, एक जो व्यापार में सहायक चीज है, वो क्या है? वेयरहाउसिंग। सो वेयरहाउसिंग एंड वेयरहाउस का मीनिंग समझने के बाद अब हमें जानना है कि वेयरहाउसिंग की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, क्या नीड है वेयरहाउसिंग की? व्हाट इज द नीड फॉर वेयरहाउसिंग? व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हमें आवश्यकता जाननी है वेयरहाउसिंग की। आवश्यकता क्यों, क्यों जरूरी है वेयरहाउसिंग? सो लेट्स सी द पॉइंट्स। फर्स्ट वी हैव seasonal production. Secondly, seasonal demand, prompt supply, benefits of large scale production, regular production, and price stabilization. So in all we have 6 points, और इन 6 points को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। The first point under need for warehousing is seasonal production. सीजनल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मौसमी निर्माण। मौसमी निर्माण। देखिए जी, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप बनाते हैं सीजनली, जिनकी प्रोडक्शन सीजनल होती है, जिनका जो निर्माण होता है वो किसी मौसम में होता है, किसी पर्टिकुलर मौसम में उनका निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर हम उनकी डिमांड
या फिर कंजम्पशन की बात करें, दैट मीन्स अगर हम उन गुड्स की मांग की बात करें तो ऐसे गुड्स की जो मांग है वो पूरा साल चलती है, थ्रू आउट द ईयर, साल भर। ये कौन से गुड्स हैं? ऐसे गुड्स हैं जिनको आप निर्माण करते हैं, जिनका प्रोडक्शन एक्टिविटी किसी एक मौसम में होती है, लेकिन इनकी जो मांग है, इनकी जो कंजम्पशन है वो साल भर चलती रहती है। सो अब देखिए, आपने प्रोडक्शन तो एक मौसम में कर ली, मान लीजिए 4 to 5 मंथ्स ही प्रोडक्शन चलनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 4 to 5 मंथ्स ही प्रोड्यूस होगा, 4 से 5 महीने के लिए ही उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा साल रहेगी, 12 मंथ्स रहेगी उसकी कंजम्पशन। सो ऐसे में जब आपने 4 से 5 महीने लगाकर गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, अब आप उन गुड्स को कहीं ना कहीं तो रखेंगे। सो यहाँ पर वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। आप वेयर हाउसेस में अपने गुड्स को स्टोर करके रख लेंगे ताकि साल भर 12 महीने में कभी भी जब भी इन गुड्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप वेयर हाउस से निकालकर उन गुड्स की कंजम्पशन को पूरा कर सके, उन गुड्स की डिमांड को पूरा कर सके। सो दैट इन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट दे कैन बी सप्लाइड। तो जब जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब तब आप उन गुड्स को वेयर हाउस से निकालकर कस्टमर को सप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हैं, wheat, राइस या एंड अदर क्रॉप्स, इनकी प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, लेकिन इनकी जो सप्लाई है वो साल भर रहती है। सो आपको इन क्रॉप्स को जब आप इनको हार्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद आप इनको स्टोर करके रखेंगे, कहाँ पर? वेयर हाउसेस में। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज की, और वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद आप इनको साल भर सप्लाई कर सकते हैं कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड का मतलब क्या है? मौसमी मांग। जो हमने लास्ट पॉइंट किया है ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। यहां पर जो प्रोडक्शन चलती है, जो निर्माण कार्य चलता है गुड्स का, वो चलता है थ्रू आउट द ईयर, साल भर प्रोडक्शन होती रहती है, साल भर प्रोडक्शन चलती रहती है, 12 मंथ्स के 12 मंथ्स। लेकिन जो इसकी मांग है, डिमांड या कंजम्पशन है ऐसे गुड्स की, ये सीजनल होती है, ये मौसमी होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो साल में सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी डिमांड भी इसी पीरियड में रहती है। सो आपने गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करके रखे जा रहे हैं, 12 महीने के 12 महीने आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई है वो 4 से 5 महीने के लिए ही हो रही है। तो जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन 12 महीने के लिए, तो आप गुड्स को कहाँ पर स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। और जब इन 4 से 5 महीने में जब उनकी सीजनल डिमांड होती है, जब एकदम से इनकी डिमांड बढ़ती है, तो आप अपनी सारी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर सप्लाई कर देते हैं इस पीरियड के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दिवाली के टाइम पे जो गिफ्ट पैकिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ जाती है उन हफ्ते 10 दिन के लिए, उन 7 to 10 डेज के लिए उन गिफ्ट पैकिंग्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। So, इनकी जो प्रोडक्शन है वो साल भर चलती है, जो पैकिंग है वो साल भर चलती है, उसको स्टोर करके रखा जाता है वेयर हाउसेस में, एंड देन दिवाली के टाइम पे सारा स्टॉक जो है वो निकाल दिया जाता है। सो यहाँ पर जरूरत पड़ती है आपको वेयर हाउसेस की, ताकि आप गुड्स को बनाकर वेयर हाउस में रख सकें। देन कम्स द पॉइंट ऑफ प्रॉम्प्ट सप्लाई। प्रॉम्प्ट सप्लाई का मतलब है शीघ्र आपूर्ति। प्रॉम्प्ट सप्लाई कि जैसे ही आपको कस्टमर से ऑर्डर आया, आप उसको जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से आपने उन गुड्स की जो सप्लाई है उसे करना है, उन गुड्स की जो डिमांड है उसको पूरा करना है। तो आप कैसे करेंगे? अब देखिए, अब जमाना किस चीज का है कि जो आपके गुड्स हैं वो
एक या दो जगह पर मान लीजिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, हरियाणा और पंजाब में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि ये गुड्स जो हैं वो हरियाणा और पंजाब में ही बिकेंगे। इन गुड्स की जो सप्लाई है वो ऑल ओवर द इंडिया हो रही है, सप्लाई ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के सभी भागों में इनकी सप्लाई हो रही है। गुड्स मैन्युफैक्चर कहाँ पर हो रहे हैं, हरियाणा पंजाब में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो सप्लाई है वो ऑल ओवर इंडिया करी जा रही है। मान लीजिए दिल्ली में भी करी जा रही है, हिमाचल प्रदेश में भी करी जा रही है। अब मान लीजिए अब एक कस्टमर है जिसका ऑर्डर आपको दिल्ली से आया है, और एक ऐसा कस्टमर है जिसका ऑर्डर आपको आया है मुंबई से, ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई। अब जब आप हरियाणा से दिल्ली में या मुंबई में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। सो यहाँ पर वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी। कैसे? आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब में, और आप क्या कर रहे हैं, आपने वेयर हाउस ले रखे हैं, वेयर हाउसेस। आपने वेयर हाउस कहाँ कहाँ ले रखे हैं, आपने वेयर हाउसेस ले रखे हैं, दिल्ली में भी ले रखा है, मुंबई में भी ले रखा है, एंड देन आपने ईस्ट में कुछ गोडाउन्स ले रखे हैं एंड वेस्ट में कुछ गोडाउन्स ले रखे हैं, ताकि जब जब इन एरियाज में जरूरत पड़े, जब जब इन एरियाज में से डिमांड आए तो आप प्रॉम्प्टली, शीघ्रता से उनकी आपूर्ति कर सकें। यही अगर आपने वेयर हाउसेस नहीं ले रखे अगर इन एरियाज में, तो जब आप कस्टमर को ऑर्डर फुलफिल करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वहां पर आपको देरी हो जाएगी। तो वेयर हाउसिंग की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, इसलिए पड़ती है ताकि आप अपने कस्टमर की जो डिमांड है उसकी शीघ्रता से आपूर्ति कर सकें, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के आप अपने कस्टमर के ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकें। अगला पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन। आप गुड्स बना रहे हैं, उनको लार्ज स्केल में बना रहे हैं, उनको बड़ी मात्रा में बना रहे हैं, लार्ज क्वांटिटीज में आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? देखिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो निर्माता हैं, वो अपने गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिल सके। जब आप गुड्स को बहुत हाई लेवल पर बनाते हैं, बड़ी क्वांटिटीज में बनाते हैं, तो आपको बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करके रख लें, लेकिन जो डिमांड है वो आपकी धीरे धीरे आती है, तो इस पीरियड के बीच में जो गैप है उसे कौन फुलफिल करता है? वेयर हाउसेस फुलफिल करते हैं। तो आप बड़े पैमाने पर गुड्स को प्रोड्यूस करके वेयर हाउस में रख लीजिए। जैसे जैसे आपका जो डिमांड है वो आती जाएगी, वैसे वैसे आप वेयर हाउस से गुड्स को निकालकर सेल कर दें। ठीक है जी। जो गैप है प्रोडक्शन और सेल के बीच का जो गैप है उसे फुलफिल करता है, उसे फिल करता है, उसे ब्रिज करता है कौन? वेयर हाउस। नेक्स्ट इज रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित निर्माण। नियमित निर्माण, आप रेगुलर बेसिस पर बिना रुके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप एडिक्वेट एंड टाइमली सप्लाई कर सकते हैं। पर्याप्त और समय पर आपको जो गुड्स हैं वो अगर मिलते रहें, रॉ मटेरियल्स अगर मिलते रहें, तो इससे आप प्रोडक्शन लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन लॉस? निर्माण हानि। ठीक है जी। आपको रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल की पर्याप्त एवं समय पर सप्लाई चाहिए ताकि आपका प्रोडक्शन लॉस ना हो। देखिए, जब आपकी प्रोडक्शन बीच में रुक जाती है, निर्माण कार्य जब बीच में रुक जाते हैं,
तो आपको फालतू की कॉस्ट्स पड़ती हैं। मान लीजिए कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, लेकिन आपने उस दिन लेबर को बुला रखा है, लेकिन उस दिन रॉ मटेरियल है नहीं, आपने लेबर बुला रखी है, आपके पास लेबर के 10 पीपल वहां पर हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो खत्म हो गया, रॉ मटेरियल इज ओवर, तो आपको इस लेबर को वेजेस तो देने पड़ेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का और अदर ओवरहेड्स का भी खर्चा आता रहेगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्शन लॉस, क्योंकि रॉ मटेरियल खत्म होने की वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पे करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको प्रोडक्शन में हानि हो गई। सो आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास पर्याप्त और समय पर चाहिए ताकि प्रोडक्शन लॉस ना हो सके। और ऐसा करने के लिए आपको जरूरत है किसकी? आपको वेयरहाउसेस की जरूरत है, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बिना रुकावट के चलती रहे, जो प्रोडक्शन है वो बिना रुकावट के चलती रहे, ताकि आप रॉ मटेरियल का जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको वेयरहाउसेस में स्टोर करके रखें, सो दैट आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें लॉसेस ना हो पाए। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। व्हाट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन? कीमतों में स्थिरता, कीमतों में स्थिरता। अब +1 +2 से हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट करते आ रहे हैं, और हमने क्या देखा है कि मार्केट में जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, डिमांड अधिक, जब डिमांड अधिक होती है सप्लाई से, तो आपके प्राइसेस बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और यही अगर डिमांड कम हो जाती है सप्लाई से, दैट मीन्स कि प्रोडक्शन ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, लेकिन डिमांड कम है, सप्लाई अधिक है, तो जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर जाते हैं, वो गिर जाते हैं। आपको क्या चाहिए मार्केट में? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो प्राइसेस हैं वो बार बार डगमगाए नहीं, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, एकदम से कहीं डिमांड हाई ना हो जाए और एकदम से कहीं सप्लाई हाई ना हो जाए। आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको कीमतों में एक लेवल बनाकर रखना है, आपको मेंटेन करके रखना है अ लेवल ऑफ प्राइस मार्केट में, ताकि जो प्राइसेस हैं वो एकदम से बढ़े ना और एकदम से कम ना हो जाएं। और ऐसी सिचुएशन से हमें कौन बचाता है? वेयर हाउस बचाता है। कैसे? आप जो स्टॉक है वो उसको मेंटेन करके रख सकते हैं अपने वेयर हाउसेज में, और अकॉर्डिंगली जो मार्केट में स्टॉक का फ्लो है वो एक लेवल पर रह सकता है, जिस वजह से जो सप्लाई है उसमें स्कार्सिटी नहीं आएगी। व्हाट इज स्कार्सिटी इन सप्लाई? सप्लाई में कमी। अगर सप्लाई में कमी आएगी तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। सप्लाई में अगर कमी आएगी, देखिए अगर सप्लाई में कमी आएगी और डिमांड ज्यादा है तो जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। इसीलिए अगर आप गुड्स की सप्लाई और डिमांड में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, एंड दस आप प्राइसेस में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, एक स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी वेयरहाउसेस की। तो ये सब हमारे पॉइंट्स थे नीड ऑफ वेयरहाउसिंग के, कि आपको वेयरहाउसिंग की आवश्यकता क्यों है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग किस तरह के कार्य करता है, क्या एक्टिविटीज हैं वेयरहाउसिंग के अंदर, आपको कार्यों की बात करनी है, वेयरहाउसिंग के क्या क्या कार्य हैं। तो पॉइंट्स देखते हैं पहले कौन से हैं हमारे पास। वी हैव 7 पॉइंट्स अंडर दिस। क्या कार्य हैं वेयरहाउसिंग के? सबसे पहले गुड्स को रिसीव करना, गुड्स को गोडाउन में रिसीव करना, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स बनाना, गुड्स की आइडेंटिफिकेशन करना, गुड्स की पैकिंग करना,
जो आपके पास रिसीट्स आए हैं, जो गुड्स आपने वेयरहाउस में रिसीव किया है, उसकी जानकारी देना, बल्क को ब्रेक करना, थोक को ब्रेक करना, डिलीवरी ऑफ गुड्स और गुड्स को डिलीवर करना। ये 7 पॉइंट्स हैं आपको जो फंक्शंस में डिस्कस करने हैं। एक एक करके इन्हें डिटेल में देखते हैं। The first point we have is receiving of goods. Receiving of goods, ये क्या होता है? गुड्स की प्राप्ति, गुड्स को प्राप्त करना। ये वेयरहाउसिंग का सबसे पहला और मूलभूत, व्हाट इज बेसिक, मूलभूत, सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे बेसिक कार्य है। क्या? कि जो भी गुड्स हैं, जो भी गुड्स हैं उनको रिसीव करना। दिस इज वेयरहाउस। गुड्स की प्राप्ति करना वेयरहाउस में इज द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग। और जैसे ही गुड्स रिसीव हो गई हैं वेयरहाउस में, वैसे ही जो ये वेयरहाउस कीपर है, ये कौन है? वेयरहाउस कीपर। जो वेयरहाउस कीपर है ये इन गुड्स की रसीद देगा कि मुझे गुड्स रिसीव हो गए हैं। रिसीट, रिसीट इशू करेगा गुड्स की। I have received so and so many goods in the warehouse. दूसरा कार्य क्या है वेयरहाउसिंग का? प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का निर्माण करना, रिकॉर्ड्स बनाना। अब जो वेयरहाउस इंचार्ज है, जो वेयरहाउस कीपर है, वो क्या करता है? जैसे ही गुड्स रिसीव होती हैं, वो गुड्स को चेक करता है और उनको अपने रजिस्टर में एंटर कर लेता है। देखिए जी, यहाँ पर गुड्स रिसीव हुई, जैसे ही गुड्स रिसीव हुई उनको एंटर करना है, कहां पर? रजिस्टर में। रजिस्टर, एंट्री इन द रजिस्टर, रजिस्टर में एंट्री कर लेगा। और जैसे ही ये जो गुड्स हैं ये डिलीवर होंगी, कहां पर? मान लीजिए कस्टमर को डिलीवर करनी है, डिलीवरी टू द कस्टमर। वेयरहाउस से गुड्स निकल रही हैं तो उस टाइम पे भी एक एंट्री की जाएगी इन द रजिस्टर की इतने गुड्स जो हैं वो वेयरहाउस से निकल गए हैं। तो रिसीट के टाइम पे एंट्री क्या होगी? मान लीजिए 100 यूनिट्स रिसीव हुए हैं तो रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी प्लस 100 यूनिट्स की। और जैसे ही मान लीजिए इसमें से 10 यूनिट्स ऐसे हैं जो कस्टमर को डिलीवर कर दिए, जो वेयरहाउस से निकल गए, तो एंट्री क्या बन जाएगी? -10 यूनिट्स की। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने का काम है किसका? वेयरहाउसिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान, गुड्स की पहचान। अब यहां पर गुड्स की पहचान कैसे की जाएगी? गुड्स के ऊपर निशान लगाए जाएंगे। ये कैसे निशान हैं जो लगाए जाएंगे? गुड्स पर निशानी लगाई जाएगी, उनको नंबर्स दिए जाएंगे, उनको उनके साथ टैग अटैच किया जाएगा ताकि जो गुड्स हैं वो मिसप्लेस ना हो जाएं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पिक्चर ली है, इस पिक्चर में देखिए क्या है, गुड्स को नेम दिया गया है। ये जैसे ये वाला स्टॉक है, इसको नेम दिया गया है A01 B01, A01 B01। इस तरह से जो गुड्स हैं उसके ऊपर कोड नंबर्स या फिर टैग्स लगाए जाते हैं ताकि गुड्स की इजीली पहचान की जा सके। अब गुड्स की पहचान करना जरूरी क्यों है? ताकि गुड्स जो है वो मिसप्लेस ना हो जाए, गुड्स की चोरी ना हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज पैकिंग। अब गुड्स को पैक करना है तो जो गुड्स का ओनर है, गुड्स का जो मालिक है जिसने गुड्स को वेयरहाउस में रखा है, वो चाहे तो वेयरहाउस कीपर को कह सकता है, वेयरहाउस का जो इंचार्ज है उसको कह सकता है कि मुझे पैकिंग फैसिलिटी भी चाहिए। पैकिंग फैसिलिटी में जो वेयरहाउस कीपर है वो क्या करेगा? गुड्स की सुरक्षा के लिए और साइज के हिसाब से गुड्स की सुरक्षा के लिए पैकेजिंग कर देगा। डिलीवरी करने से पहले गुड्स की पैकेजिंग करेगा गुड्स के साइज के हिसाब से, गुड्स के साइज और गुड्स की मात्रा, गुड्स की क्वांटिटी के हिसाब से गुड्स की पैकिंग करेगा ताकि गुड्स को वो सेफली डिलीवर कर सके। किसके कहने पर? ओनर के कहने पर।
सो यदि मालिक चाहे, गुड्स का मालिक चाहे तो वेयर हाउस कीपर को निर्देश दे सकता है कि गुड्स की वो पैकेजिंग करे गुड्स के साइज और मात्रा के हिसाब से और गुड्स की सुरक्षा के हिसाब से गुड्स की पैकेजिंग करके गुड्स को डिलीवर कर दे। ये एक और फंक्शन है जो कि वेयर हाउसिंग फुलफिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीट्स, प्राप्तियों के बारे में जानकारी। प्राप्तियों की जानकारी, प्राप्तियों की जानकारी किसको देता है भाई? प्राप्तियों की जानकारी, इस पॉइंट को समझते हैं। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसे रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। किस चीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए? निर्माण कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए इसे रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा क्या कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो इस रॉ मटेरियल को मुझे मंगवा दीजिए। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल मंगवा सकता है? नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ निर्माण कार्य करता है। जो गुड्स को मंगवाने का कार्य होता है वो किसका होता है? परचेज डिपार्टमेंट का होता है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मुझे इतने रॉ मटेरियल्स चाहिए, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो मुझे ये मंगवा दीजिए। सो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को कम्युनिकेट करेगा। सप्लायर कौन है? जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा। तो सप्लायर को कॉन्टैक्ट करेगा कौन? परचेज डिपार्टमेंट, कि हमें 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, तो हमें ये 100 यूनिट्स भिजवा दीजिए। अब ये जो सप्लायर है ये जो गुड्स हैं वो भिजवा देगा और अकॉर्डिंगली वेयर हाउस में छुड़वा देगा। कहां पर छुड़वा देगा? वेयर हाउस पर। यहां अब वेयर हाउस में 100 यूनिट्स आ गए, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल वेयर हाउस में आ गए। अब वेयर हाउस में कौन है? वेयर हाउस कीपर है। जो वेयर हाउस कीपर है वो इस प्राप्ति की जानकारी किसे देगा? टू द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट को जानकारी देगा, इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन देगा टू द परचेज डिपार्टमेंट कि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे गोडाउन में पहुंच गए हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसीट्स। आया कंसेप्ट समझ में कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उसे इन्वेंट्री के रिसीव होने की जानकारी प्रदान की जाएगी और ऐसी जानकारी कौन प्रोवाइड करेगा? वेयर हाउस कीपर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ बल्क्स, थोक को तोड़ना, थोक को तोड़ना। ये क्या होता है? आपके पास जो वेयर हाउस है वहां पर गुड्स रिसीव हुए बल्क में, थोक थोक में आपके पास गुड्स जो हैं वो वेयर हाउस में रिसीव हुए हैं। लेकिन आप जब अपने कस्टमर को गुड्स को सप्लाई करते हैं तो आप थोक में नहीं कर रहे, आप उनको टुकड़ों में, स्मॉल क्वांटिटीज में, छोटी मात्रा में आपने ऐसे गुड्स को डिलीवर करना है अपने कस्टमर को। आपको स्पेशली वेयर हाउस जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है कि वहां पर आप वेयर हाउस कीपर जो बैठा है आप उसे बोल सकते हैं, जो मालिक है वो वेयर हाउस कीपर को कह सकता है कि जो थोक हैं, जो बल्क हैं, उनको छोटी छोटी मात्रा में कन्वर्ट कर दे और उनको छोटी मात्रा में बदल कर कस्टमर को सप्लाई कर दे। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वेयर हाउस कीपर है वो बल्क को, थोक को छोटी क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर देता है। ये एक और फंक्शन है वेयर हाउसिंग का। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स का वितरण। भाई गुड्स की डिलीवरी कौन करता है? गुड्स का जो मालिक है वो गुड्स की डिलीवरी करता है। क्या वेयर हाउस कीपर गुड्स का मालिक है? नहीं जी, वेयर हाउस कीपर सिर्फ गुड्स की देखरेख करता है, गुड्स का मालिक तो कोई और है। सो अगर गुड्स का मालिक चाहे तो वेयर हाउस कीपर को निर्देश दे सकता है कि जो गुड्स हैं वो वेयर हाउस में से निकाल कर लोड कर दे ओवर द ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, लदवा दे,
किसी ट्रांसपोर्ट में, किसी ट्रक में या फिर किसी टेम्पो में लदवा कर गुड्स को डिलीवर कर दे। सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिस टाइम पे गुड्स को डिलीवर किया जाना है, उस टाइम पे जो वेयरहाउस कीपर है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसके बाद गुड्स को लोड करवा देता है ओवर द ट्रांसपोर्ट, ताकि गुड्स की प्रॉपर डिलीवरी हो पाए। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग। सो आइए देखते हैं अब तक हमने क्या किया। लुक व्हाट वी डिड। पहली चीज हमने करी कि वेयरहाउसिंग की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है, इसके आपके 6 पॉइंट्स हैं। वेयरहाउसिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन है वो सीजनल है, लेकिन जो डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है। इसलिए जो गैप है बीच में, वहां पर आप गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं। सीजनल डिमांड, मौसमी मांग। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है, साल भर चलती है, लेकिन उनकी जो मांग है वो किसी मौसम में आती है। सो ऐसे में वेयरहाउसेस की जरूरत पड़ती है ताकि आप गुड्स की स्टॉकिंग कर सके। प्रॉम्प्ट सप्लाई, शीघ्रता से यदि आप अपने कस्टमर्स के डिमांड को पूरा करना चाहते हैं, आप आपूर्ति करना चाहते हैं अपने डिमांड, अपने कस्टमर के डिमांड्स की जल्द से जल्द आपूर्ति, तो ऐसे में आपको वेयरहाउसेस सेट करने पड़ेंगे, आपको वेयरहाउसेस लेने पड़ेंगे एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, ताकि आप जल्दी से बिना किसी देरी के अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सके। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो निर्माता हैं वो क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको अवेल करने के लिए आप क्या करेंगे, वेयरहाउसिंग का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप गुड्स को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करें और उनको वेयरहाउसेस में डाल दें, सो दैट जिस टाइम पे आपको सेल करनी हो आप वेयरहाउसेस में से गुड्स को डिलीवर करवा सकें। रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित निर्माण, साल भर निर्माण करते रहें और निर्माण कार्य करके आप गुड्स को वेयरहाउसेस में रख दें। तो वेयरहाउसेस की जरूरत कहाँ है, नियमित निर्माण के लिए वेयरहाउसेस की जरूरत है ताकि आपको रुकना ना पड़े, ताकि आपको प्रोडक्शन का लॉस ना हो। प्राइस स्टेबलाइजेशन, कीमतों में स्थिरता के लिए, ताकि डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस बना रहे, इसलिए प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। और प्रॉपर स्टॉक कैसे आप मेंटेन कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ वेयरहाउसेस। सेकेंड टॉपिक हमने किया फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। फंक्शंस में हमने डिस्कस किया कि वेयरहाउसिंग में कार्य क्या हैं जो वेयरहाउसेस करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिसीविंग ऑफ गुड्स, गुड्स की प्राप्ति करना, गुड्स की प्राप्ति करके गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, साथ में आइडेंटिफिकेशन करना, गुड्स की पहचान के लिए उनके ऊपर निशानी लगाना, उनको कोड नंबर या फिर टैग्स देना, पैकिंग करना, गुड्स की सुरक्षा के लिए गुड्स के साइज के हिसाब से और गुड्स की मात्रा के हिसाब से गुड्स की पैकिंग करना, इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीट्स, प्राप्तियों की जानकारी कंसर्न डिपार्टमेंट को देना, थोक को तोड़कर स्मॉल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना ताकि उनको आसानी से डिलीवर किया जा सके, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके गुड्स को लदवाना ट्रांसपोर्ट में, गुड्स को लोड करवाना ट्रांसपोर्ट में ताकि उनको प्रॉपरली डिलीवर किया जा सके। दीज आर द 7 functions of warehousing. That's all for this session. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.